जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। भारत के एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 63वां, ऑप्शन डी 87वां। तो फटाफट आंसर करेंगे। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 63वां स्थान। याद रखिएगा, भारत के एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणाली में 63वां स्थान दिया गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने एएसआई संरक्षित स्मारकों पर किस तरह की फिल्मों की शूटिंग की फीस पर छूट देने का फैसला किया है? तो आंसर करेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा एएसआई संरक्षित स्मारकों पर किस तरह की फिल्मों की शूटिंग की फीस पर छूट देने का फैसला किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय महत्व यानी नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा एएसआई संरक्षित स्मारकों पर राष्ट्रीय महत्व के फिल्मों की शूटिंग की फीस पर छूट देने का फैसला किया गया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंपॉर्टेंस। तो क्लास को एक बार शेयर करें आप सभी। अगला सवाल, भारत निर्वाचन आयोग ने किस एक्टर को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो आंसर करेंगे, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किस एक्टर को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन किन्हें नियुक्त किया गया? तो पंजाब का स्टेट आइकन सोनू सूद को नियुक्त किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे निर्वाचन आयोग किस भाग में है, तो आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से 29 याद रखना है, आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। और आपको पता है निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। याद रखिएगा। और आप जानते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 25 और इसका डबल होता है 50। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। तो आप जानते ही होंगे। तो बस आपको बस यही याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है तो आप आराम से निर्वाचन आयोग का भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 25 का डबल 50 तो 1950। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया। याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर करें आप सभी। अगला सवाल, पुस्तक आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? आंसर करेंगे, पुस्तक आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं पुस्तक आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है।
तो याद रखना है पुस्तक आई एम नो मसीहा के लेखक हैं सोनू सूद। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? सोनू सूद के द्वारा लिखित पुस्तक है आई एम नो मसीहा, याद रखिएगा। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिए जो आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है, द आयरन लेडी, आंसर करेंगे द आयरन लेडी इंदिरा के की लेखक कौन है? द आयरन लेडी इंदिरा के लेखक कौन है? तो बताइएगा द आयरन लेडी इंदिरा के लेखक कौन है? द आयरन लेडी इंदिरा के लेखक हैं सत्यम पारिक। याद रखिएगा द आयरन लेडी इंदिरा के लेखक कौन है? सत्यम पारिक। ठीक है, द सत्यम पारिक के द्वारा लिखित पुस्तक है द आयरन लेडी, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल एक बनता है आपसे, जैसे आपसे पूछ सकता है द रूल ब्रेकर्स, तो आंसर कीजिएगा द रूल ब्रेकर्स किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? द रूल ब्रेकर्स, बताएंगे द रूल ब्रेकर्स के लेखक कौन है? तो प्रीति सिनॉय। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा द रूल ब्रेकर्स की लेखिका कौन है? प्रीति सिनॉय। प्रीति सिनॉय के द्वारा लिखित पुस्तक है द रूल ब्रेकर्स, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है लालू लीला, याद रखिएगा। इसके अलावा पूछे द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो आप जानते हैं द पैराडॉक्सियल पीएम नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, पूरा पुस्तक का नाम है, बस आपको याद रखना है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है द लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा प्रमोद शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है द लीडरशिप, याद रखिएगा। हील्ड, हील्ड किनकी पुस्तक है? तो मनीषा कोइराला। इंपॉर्टेंट सवाल है, मनीषा कोइराला जी के द्वारा लिखित पुस्तक है हील्ड, तो याद रखिएगा हील्ड किनकी पुस्तक है? तो मनीषा कोइराला की पुस्तक है हील्ड, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखित पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है रिसर्जेंट इंडिया, तो आंसर करेंगे रिसार्जेंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रिसार्जेंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान। याद रखिएगा रिसार्जेंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान के द्वारा लिखित पुस्तक है रिसार्जेंट इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है रिथिंकिंग गुड गवर्नेंस, रिथिंकिंग गुड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना सवाल यहां से आप याद रखिए, पूछ सकता है। और भी बहुत सारा पुस्तक है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? नीना राय के द्वारा लिखित पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। इसके अलावा वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा लिखित पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर, याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक सोनू सूद, याद रखिएगा। अगला सवाल, 16 नवंबर 2020 को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की कौन सी वीं बार शपथ ली? तो आपको बताना है 16 नवंबर 2020 को आप जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बने, तो आपको बताना है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर वो कितनी बार बैठे हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 7वीं बार, याद रखिएगा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 7वीं बार, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम बताएं। बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। तो आप जानते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखना है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, दोनों को संयुक्त रूप से बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछे बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए और बी बोथ। अगला सवाल, मृदुला सिन्हा का निधन 18 नवंबर 2020 को हो गया, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं? तो आंसर करना है मृदुला सिन्हा जी का हाल ही में निधन हो गया है, और मृदुला सिन्हा जी किस राज्य की पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो मृदुला सिन्हा जी का संबंध आपको बताना है, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं मृदुला सिन्हा जिनका निधन हो गया है।
तो आपका सही आंसर होगा गोवा। ठीक है, तो याद रखिएगा मृदुला सिन्हा का निधन हो चुका है। मृदुला सिन्हा जी गोवा राज्य की पूर्व राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी का निधन हो गया है, याद रखिएगा। आंसर ऑप्शन डी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद रखना है जो पूछ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, मन्नू भंडारी जी का निधन हो गया है, तो किस क्षेत्र से संबंधित थी मन्नू भंडारी? तो याद रखना है मन्नू भंडारी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मन्नू भंडारी याद रखना है लेखिका, हिंदी लेखिका, हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी का निधन हो गया है। तो याद रखना है हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी का निधन। ठीक है, हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी का निधन हो गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे जो पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है शारदा मेनन, शारदा मेनन का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है शारदा मेनन? तो शारदा मेनन का निधन हो गया है और यह भारत की महिला मनोचिकित्सक थी। ठीक है, भारत की महिला मनोचिकित्सक थी। तो याद रखना है मनोचिकित्सक शारदा मेनन जी का निधन हो गया है। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि शारदा मेनन जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो मनोचिकित्सक थी शारदा मेनन, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा आपसे सवाल बन सकता है, मिल्खा सिंह जी से सवाल बन सकता है कि मिल्खा सिंह जी का निधन हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि मिल्खा सिंह जी का निधन हुआ है तो मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो आप सभी जानते हैं मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित थे, धावक थे। और आपको याद रखना है कि मिल्खा सिंह का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1929 में, और इनका निधन कब हुआ? तो 2021 में इनका निधन हुआ, याद रखिएगा। आपको पता होगा मिल्खा सिंह जी को 1958 और 1962 के एशियन खेल में स्वर्ण पदक मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि कब कब इनको गोल्ड मेडल मिला। 1958 और 1962 के एशियन गेम में गोल्ड जीता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1958 और 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मिल्खा सिंह जी ने 1958 और 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, और मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा था, याद रखेंगे। और मिल्खा सिंह की जीवनी यानी आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, पूछेगा द रेस ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? तो याद रखना है द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा है। समझ में आया? तो द रेस ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ। समझ में आया? तो याद रखना है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में हुआ था, मिल्खा सिंह की मृत्यु 2021 में हुई, और मिल्खा सिंह जी को 1958 और 1962 के एशियन खेल में स्वर्ण पदक मिला था, याद रखेंगे। ठीक है, और इन पे आधारित एक फिल्म भी है, आप जानते होंगे, भाग मिल्खा भाग। और भाग मिल्खा भाग में एक्टर कौन थे? फरहान अख्तर, याद रखना है फरहान अख्तर भाग मिल्खा भाग के एक्टर हैं। और निर्देशक पूछेगा तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तो भाग मिल्खा भाग के निर्देशक कौन है? तो भाग मिल्खा भाग फिल्म के निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा, और एक्टर का नाम फरहान अख्तर, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनसे ये सब सवाल आपका पूछ सकता है एग्जाम में। बाकी पुनीत राजकुमार जी से भी पूछ सकता है। आप जानते हैं पुनीत राजकुमार जी का हाल ही में निधन हो गया। तो पुनीत राजकुमार कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे, पुनीत राजकुमार, याद रखिएगा। कन्नड़ फिल्म अभिनेता तो पूछेगा आपसे, तो किस भाषा के फिल्म अभिनेता थे? कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे पुनीत राजकुमार जी। ठीक है, और याद रखना है कि पुनीत राजकुमार जी का निधन हो गया है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? वसावस्री पुरस्कार 2021 किसको मिला था? तो याद रखना है वसावस्री पुरस्कार 2021 मिला था पुनीत राजकुमार को। ठीक है, वसावस्री पुरस्कार 2021 पुनीत राजकुमार को मिला था। इसके अलावा इनको कर्नाटक रत्न सम्मान भी मिला था। तो ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, पूछेगा कर्नाटक रत्न सम्मान किनको मिला? तो कर्नाटक रत्न सम्मान मिला था। ठीक है, कर्नाटक रत्न सम्मान कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा पुनीत राजकुमार जी का निधन हो गया है। पुनीत राजकुमार कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे, उनको वसावस्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया पुनीत राजकुमार जी को, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? मृदुला सिन्हा जी का निधन हो गया है। मृदुला सिन्हा जी गोवा की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, याद रखेंगे।
अगला सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? आपको बताना है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस किस राज्य में है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए बताएं। तो याद रखना है आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया? राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपको वो याद रखना है। जैसे आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जितना लिखाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाएंगे। ठीक है, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड। याद रखिएगा, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र रानीखेत, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र रानीखेत, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, आप बताएंगे आंसर, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश में। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा रिफाइनरी में स्थापित किया गया है। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में स्थापित किया गया। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बताएंगे सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पे है? भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पे है? सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पे है? भारत में सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पे है? तो याद रखना है, भारत में सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है चमोली, उत्तराखंड में। ठीक है, तो याद रखना है, चमोली, उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क चमोली, उत्तराखंड में है। याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है सवाल, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भी उत्तराखंड। याद रखना है, सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान। ठीक है, सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। याद रखना है, सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है भारत का, ये तो सवाल समझ में आ गया। और आपको याद क्या रखना है, एक बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य जिसने खुद ही वन्य जीव कार्य योजना लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसने खुद ही वन्य जीव कार्य लॉन्च किया है, महाराष्ट्र। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, वर्ल्ड COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे, वर्ल्ड COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, नवंबर के तीसरे बुधवार। नवंबर के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे कब मनाया जाता है? नवंबर के तीसरे सप्ताह में। ठीक है, अगला सवाल, गायों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने का फैसला किया है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है गायों की सुरक्षा के लिए, गायों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने का फैसला किया है? तो आंसर करेंगे, किस राज्य के द्वारा देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने का फैसला किया गया है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना है, सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो गायों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश राज्य ने देश की पहली गौ कैबिनेट का निर्माण किया है। तो आंसर हो गया मध्य प्रदेश। गायों की सुरक्षा के लिए देश का पहला गौ कैबिनेट कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिए। जैसे आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर
2021 का सम्मान किसे मिला? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला? एलॉन मस्क को। याद रखिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? एलॉन मस्क। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलॉन मस्क को चुना गया, याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है, एक अच्छा सवाल है कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? तो यूएई। याद रखिएगा, यूएई 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश बना है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखना है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का थीम क्या था। ठीक है, थीम ही आपको बताना है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का थीम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 का थीम क्या है। ठीक है, तो याद रखना है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, तो ये आपसे पूछ सकता है, आजादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत, ये थीम है। ठीक है, महोत्सव, तो यहां पे सुधार लीजिएगा, महोत्सव होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं हम। अगर आपसे पूछे ऊर्जा संरक्षण दिवस का थीम, तो आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव किसका थीम है? तो याद रखना है आजादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा कुशल भारत है। यह जो है ये थीम है, किसका थीम है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस का थीम है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का थीम, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण दिवस का थीम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस का थीम है आजादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत है, याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है, बताइएगा कि कोरोना 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, याद रखना है 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला पहला राज्य बना है, पूरा 100%। ठीक है, 100 याद रखना है, हिमाचल प्रदेश राज्य की 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दें। अगला सवाल, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? 18 से 24 नवंबर। तो याद रखिएगा वर्ल्ड माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर करेंगे, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो फटाफट आंसर करेंगे, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? एस जयशंकर। याद रखिएगा एस जयशंकर के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, तो 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया? तो याद रखना है एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। आंसर ऑप्शन सी। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिए। अगर आपसे पूछे भारत का पहला शराब संग्रहालय कहां खोला गया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहां खोला गया? पहला शराब संग्रहालय कहां खोला गया? तो याद रखना है भारत का पहला शराब संग्रहालय गोवा में खोला गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहां खोला गया? तो भारत का पहला शराब संग्रहालय गोवा में खोला गया, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो बताएंगे, ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य, ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य, ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला
पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक। कर्नाटक जो है ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बताएंगे ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक, ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य, शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो याद रखना है, बताएं पहले, पता है तो, करने वाला पहला राज्य, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, लिख लीजिएगा, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, तो रेबीज फ्री भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताएंगे, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा। ठीक है, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा रेबीज मुक्त पहला राज्य बना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा, याद रखेंगे। इसके अलावा भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर में भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र खोला गया, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य, लिख लीजिएगा, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य है। तो याद रखिएगा, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, भारत ने रिस्पांस फंड में कितनी रकम की वित्तीय सहायता का विस्तार किया? भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में कितनी रकम की वित्तीय सहायता का विस्तार किया? तो फटाफट आंसर करें, क्या आंसर हो सकता है? भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में कितनी रकम की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है? तो आंसर होगा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्या आंसर होगा? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, याद रखेंगे। अगला सवाल, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के विजेता का नाम बताएं। तो अच्छा सवाल है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का विजेता किनको बनाया गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर करें, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के विजेता कौन है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सादत रहमान। ठीक है, तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के विजेता कौन है? सादत रहमान। याद रखिएगा, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के विजेता कौन है? सादत रहमान। आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप रिवीजन करें जो आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसको मिला? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसको मिला? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किनको मिला, पता है आपको? तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 व्यक्ति में अगर आपसे पूछे तो याद रखना है सुंदरम सतीश को मिला है, सुंदरम सतीश को। ठीक है, सुंदरम सतीश को मन्नार मेरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए सुंदरम सतीश को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित व्यक्ति का नाम, तो सुंदरम सतीश, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किनको मिला? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किनको मिला? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 प्रोफेसर CN राव को मिला। तो याद रखना है, CN राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो अगर आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किनको सम्मानित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया CN राव को, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, आपसे पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है नेल्सन मंडेला, ठीक है, विश्व मानवतावादी पुरस्कार, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसको मिला? तो आप बताएंगे नेल्सन
मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किनको मिला? तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखना है रूमाना सिंह सहगल को। किसको सम्मानित किया गया? रूमाना सिंह सहगल को। ठीक है, तो याद रखना है नेल्सन सहगल, याद रखना है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किनको सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया रूमाना सिंह सहगल को, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किनको मिला? तो ये भी सवाल बेहतरीन है, पूछ सकता है एग्जाम में। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको मिला है, बताना है आपको। ठीक है, तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम बताएं। आंसर करेंगे तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम क्या है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता था, याद रखिएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो फटाफट आंसर करेंगे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा सवाल है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, 17 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 17 नवंबर को, याद रखेंगे। यहाँ पे गलती दिया है, आपको याद रखना है 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखना है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन 15 नवंबर 2020 को हो गया, वह किस राज्य के थे? आंसर करना है, अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, वह किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो आपका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अभिनेता सौमित्र चटर्जी का संबंध किस राज्य से था? तो याद रखना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, याद रखेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, रवि बेलगेरे का निधन 13 नवंबर 2020 को हो गया, वह किस काम की वजह से प्रसिद्ध थे? तो आंसर करेंगे, रवि बेलगेरे का किस क्षेत्र से संबंध था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो याद रखेंगे लेखन और पत्रकारिता से संबंधित थे रवि बेलगेरे। तो याद रखिएगा रवि बेलगेरे लेखक और पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। समझ में आया? तो रवि बेलगेरे का निधन हो गया है। रवि बेलगेरे का संबंध किस क्षेत्र से था? तो लेखन और पत्रकारिता से संबंधित थे रवि बेलगेरे, याद रखेंगे।
अगला सवाल, भारत का पहला ट्राम पुस्तकालय किस राज्य में शुरू हुआ? आंसर करेंगे भारत का पहला ट्राम पुस्तकालय किस राज्य में शुरू हुआ? तो भारत का पहला ट्राम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? याद रखना है पश्चिम बंगाल। भारत का पहला ट्राम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? तो याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में भारत का पहला ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला ट्राम पुस्तकालय पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। आपसे पूछेगा भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? बताएंगे भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे है? भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? याद है? तो केरल में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो याद रखना है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में खोला गया है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य, तो ये भी केरल था। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे देश का पहला, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो मेरठ में। याद रखना है देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो मेरठ में, ठीक है। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक मेरठ में स्थापित किया गया। याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का पहला अनाज एटीएम, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला अनाज एटीएम गुड़गांव में खोला गया। कहाँ? गुड़गांव में। याद रखिएगा भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला अनाज एटीएम गुड़गांव में खोला गया। याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को प्लीज सपोर्ट करें। अगला सवाल, आरबीआई ने नवंबर 2020 में किस बैंक से 25,000 से ज़्यादा नकद निकासी पर रोक लगा दी है? तो आंसर करेंगे आरबीआई ने नवंबर 2020 में किस बैंक से 25,000 से ज़्यादा निकासी पर रोक लगा दी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी विलास बैंक। तो आरबीआई के द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक से 25,000 से ज़्यादा नकद निकासी पर रोक लगा दिया गया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल, किस देश ने H1N2, याद रखिएगा किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? तो आपको बताना है किस देश के द्वारा H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना मिली है जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? याद रखना है कनाडा, ठीक है। तो कनाडा देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है जो स्वाइन फ्लू का ही एक दुर्लभ लक्षण इसमें है। याद रखिएगा, तो आंसर क्या होगा? कनाडा, ठीक है। आंसर हो गया कनाडा। अगला सवाल, इंडियन नेवी ने किस युद्धपोत से जिबूती, सूडान, साउथ सूडान और इरिट्रिया को मिशन सागर 2 के अंतर्गत खाद्य सहायता पहुंचाई? तो आंसर करेंगे कि इंडियन नेवी ने किस युद्धपोत द्वारा जिबूती, सूडान, साउथ सूडान और इरिट्रिया को मिशन सागर 2 के तहत खाद्य सहायता पहुंचाई? तो आंसर होगा INS एरावत। क्या होगा आंसर? INS एरावत। याद रखिएगा इंडियन नेवी ने INS एरावत युद्धपोत से जिबूती, सूडान, साउथ सूडान और इरिट्रिया को मिशन सागर 2 के अंतर्गत खाद्य सहायता पहुंचाई थी। आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, म्यांमार में किस नेता के नेतृत्व में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने आम चुनाव में जीत हासिल की? तो ये पुराना सवाल है लेकिन फिर भी पूछ सकता है ना। तो म्यांमार में किस नेता के नेतृत्व में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने आम चुनाव में जीत हासिल की? तो आप जानते हैं आंग सान सू की, ठीक है। वर्तमान में इनको जेल में डाल दिया गया है म्यांमार में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार में आंग सान सू की नेतृत्व में। याद रखिएगा म्यांमार में आंग सान सू की के नेतृत्व में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने आम चुनाव में जीत हासिल की थी, ठीक है। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, वित्तीय समावेशन
को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना किसने की? तो आंसर करेंगे वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना किसने की? तो याद रखना है आरबीआई। आरबीआई के द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का स्थापना किया गया। यहीं से पता नहीं चल रहा है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का स्थापना कौन किया? आरबीआई के द्वारा किया गया है। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते ही हैं, आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। तो याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद याद रखना है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 14 साल के बाद हुआ, 1949 में। तो अगर आपसे पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। तो याद रखिएगा, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ, जबकि 14 साल के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर मुंबई में था। आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर कोलकाता में था। याद रखिएगा, आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर कोलकाता में था और वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर कोलकाता, आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर कोलकाता और वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में है, याद रखिएगा। तो आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर कोलकाता में था और आरबीआई का वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना आरबीआई के द्वारा की गई। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए। तो क्लास को प्लीज सपोर्ट करें आप लोग। अगला सवाल, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले चेयरपर्सन कौन है? आंसर करेंगे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले चेयरपर्सन कौन बने? तो आपका सही आंसर क्या होगा? क्रिस गोपाल कृष्णन। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले चेयरपर्सन किनको बनाया गया? तो क्रिस गोपाल कृष्णन जी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला चेयरपर्सन बनाया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल, 17वें भारत आसियान डिजिटल शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो फटाफट आंसर करें, क्या आंसर होगा? 17वें भारत आसियान डिजिटल शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 17वें भारत आसियान डिजिटल शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू परिसर में किस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण 12 नवंबर 2020 को किया? तो आंसर करेंगे मोदी जी के द्वारा जेएनयू परिसर में किस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण 12 नवंबर 2020 को किया गया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जी। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण जेएनयू परिसर में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत नवंबर 2020 में कितने तरह के नए उद्योगों को शामिल किया है? तो आंसर करेंगे, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत नवंबर 2020 में कितने तरह के नए उद्योगों को शामिल किया है? तो आपका आंसर होगा 10। तो केंद्र सरकार के द्वारा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत नवंबर 2020 में 10 नए उद्योगों को शामिल किया गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल, किस राज्य की विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित कर संशोधन के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर दिया गया? तो आंसर करेंगे, किस राज्य की विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित कर संशोधन के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर दिया गया? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर क्या होगा? झारखंड। तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य की विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित कर, झारखंड राज्य की विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित कर संशोधन के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, याद रखिएगा। तो आंसर क्या? झारखंड। अगला सवाल, बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने 12 नवंबर को आत्महत्या कर ली, वह किस राज्य के रहने वाले थे? तो आसिफ बसरा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा, एक्टर, बॉलीवुड के एक्टर थे आसिफ बहरा, जिन्होंने आत्महत्या कर ली और उनका आपसे पूछेगा किस राज्य के वो थे, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश
से बिलोंग करते थे? आसिफ बसरा, माफ करेंगे, आसिफ बसरा, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं आसिफ बसरा जी, और ये बॉलीवुड के अभिनेता थे जिनका निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा आसिफ बसरा किस राज्य के थे? तो आसिफ बसरा आंध्र प्रदेश के थे। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बॉलीवुड अभिनेता थे आसिफ बसरा। ठीक है, तो आंसर हो गया बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। अगला सवाल, लोक सेवा प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे लोक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, लोक सेवा प्रसारण दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, याद रखिएगा 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा 12 नवंबर, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, याद रखिएगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? याद रखना है 13 नवंबर, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। क्या होगा आंसर? 13 नवंबर, 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। याद रखना है कि 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए नवंबर 2020 में कितने करोड़ की धनराशि जारी की? आंसर करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा कोविड सुरक्षा मिशन के तहत नवंबर 2020 में कितने करोड़ की धनराशि जारी की गई? तो आंसर क्या होना चाहिए बताएं? तो 900 करोड़। याद रखिएगा केंद्र सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए नवंबर 2020 में 900 करोड़ की धनराशि जारी की। आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन कोविड-19 के कारण 14 नवंबर 2020 को हो गया? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती जी का निधन हो गया है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? पुदुचेरी। याद रखिएगा पुदुचेरी की पूर्व राज्यपाल चंद्रावती जी का कोविड-19 के कारण 14 नवंबर 2020 में निधन हो गया। तो पुदुचेरी की पूर्व राज्यपाल चंद्रावती जी का निधन हो गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल, प्रवर्तन निर्देशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर करेंगे प्रवर्तन निर्देशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो प्रवर्तन निर्देशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रवर्तन निर्देशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, याद रखेंगे। अगला सवाल, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 14 नवंबर, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। अगला सवाल, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के किस शहर में स्थापित हुआ है? आंसर करेंगे भारत का पहला चंदन संग्रहालय
भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के किस शहर में स्थापित किया गया है, आपको बताना है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के किस शहर में स्थापित किया गया है, तो याद रखना है मैसूर। इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, कर्नाटक में। कर्नाटक के कौन से शहर में, मैसूर शहर में, ठीक है। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थापित किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थापित किया गया है। अगला सवाल, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, तो आंसर करेंगे विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखिए और आंसर करें। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, प्रोजेक्ट एयर केयर, ठीक है। याद रखना है आंसर होगा प्रोजेक्ट एयर केयर। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया गया है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का जलावतरण नवंबर 2020 में किया, इसका नाम बताएं। आंसर करेंगे भारतीय नौसेना के द्वारा पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का जलावतरण नवंबर 2020 में किया गया, इसका नाम क्या था, ठीक है। तो आंसर करें। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है वागीर। भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का जलावतरण किया और इसका नाम क्या है, वागीर। तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का जलावतरण नवंबर 2020 में किया, ठीक है। तो नाम याद रखना है कि भारतीय नौसेना के द्वारा 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का जलावतरण कर दिया गया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास में रेगुलर रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।